अध्याय 11 रिश्वत। हैरी को विश्वास था कि अगर क्रीचर सजीव लाशों से भरी झील से बचकर आ सकता है तो मंडगस को पकड़ने में उसे से ज्यादा कुछ घंटे लगेंगे। यही वजह थी कि वो सारी सुबह मकान में बड़ी उम्मीद और रोमांच की स्थिति में मंडराता रहा। बहरहाल क्रीचर सुबह तो क्या शाम तक भी नहीं लौटा। रात होने तक हैरी हताश और चिंतित होने लगा। डिनर में फफूंद लगी ब्रेड थी जिस पर हरमाइनी ने अलग अलग तरह से रूपांतरण करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली थी। क्रीचर अगले दिन भी नहीं लौटा और उससे अगले दिन भी नहीं। बहरहाल 12 नंबर मकान के बाहर चौक में चोगे वाले दो आदमी आकर खड़े हो गए थे और वे रात भर वहीं रहे। वे उस मकान की दिशा में देख रहे थे जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। निश्चित रूप से प्राणभक्षी होंगे, रॉन ने कहा जब उसने हैरी और हरमाइनी ने ड्राइंग रूम की खिड़कियों में से बाहर देखा। लगता है उन्हें पता होगा कि हम कहाँ हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हरमाइनी ने कहा, हालांकि वो डरी हुई दिख रही थी। वरना उन्होंने हमें पकड़ने के लिए स्नेप को यहाँ भेज दिया होता, है ना? क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारे आने से पहले यहाँ आया होगा और मूडी के शाप से उसकी जीभ बंद गई होगी? रॉन ने पूछा। हाँ, हरमाइनी ने कहा, वरना वो प्राणभक्षियों को अंदर घुसने का तरीका बता देता, है ना? लेकिन वे शायद हमारे आने की राह देख रहे होंगे। आखिर उन्हें पता चल गया होगा कि हैरी इस मकान का मालिक है। उन्हें कैसे पता? हैरी ने कहना शुरू किया। मंत्रालय जादूगरों की वसीयतों की जांच करता है, याद है? वे जान गए होंगे कि सीरियस ने मकान तुम्हारे नाम छोड़ा है। बाहर प्राणभक्षियों की मौजूदगी से 12 नंबर मकान के भीतर की निराशा बढ़ गई। मिस्टर वीजली के पितृदेव के आने के बाद से उन्हें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं मिली थी और इसका तनाव अब उन पर हावी होने लगा था। बेचैन और चिड़चिड़ा रॉन अपनी जेब में रखे बत्ती बंद यंत्र के साथ बार बार खेलने लगता था। इससे खासतौर पर हरमाइनी आग बबूला हो जाती थी, जो क्रीचर के आने का इंतजार करते समय बीडल की कहानियां पढ़ रही थी और उसे रोशनी का बार बार जलना बुझना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा मत करो, क्रीचर के जाने की तीसरी शाम को हरमाइनी चिल्लाई जब सारी रोशनी एक बार फिर ड्राइंग रूम में से खींच ली गई। माफ करना, रॉन ने बत्ती बंद यंत्र को क्लिक करके रोशनियां लौटाते हुए कहा। मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर रहा था। देखो, क्या तुम खुद को व्यस्त रखने के लिए कोई ढंग का काम नहीं कर सकते क्या? जैसे बच्चों की कहानियां पढ़ना। डम्बलडोर ने मेरे लिए पुस्तक छोड़ी थी रॉन, और उन्होंने मेरे लिए बत्ती बंद यंत्र छोड़ा था, इसलिए शायद मुझे इसका उपयोग करना चाहिए। हैरी उनकी नोकझोंक झेलने के मूड में नहीं था, इसलिए वह उस कमरे से खिसक गया और बाकी दोनों का ध्यान इस तरफ नहीं गया। वो नीचे किचन की तरफ चल दिया, जहां वह आजकल बार बार जाता रहता था। उसे यकीन था कि क्रीचर वहीं प्रकट होगा। बहरहाल हॉल की आधी सीढ़ियां उतरने पर उसने सामने वाले दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। फिर ताले की क्लिक होने और जंजीर सरकने की आवाज आई। उसके शरीर की हर रग सख्त हो गई। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और घरेलू जिन्नों के कटे हुए सिरों की छाया में खिसक कर इंतजार करने लगा। दरवाजा खुल गया और उसे बाहर बत्तियों से रोशन चौक की झलक दिखाई दी। फिर एक चोगे वाली आकृति हॉल में आई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। आने वाले ने एक कदम आगे बढ़ाया। मूडी की आवाज ने पूछा, सीवियस स्नेप? फिर धूल भरी आकृति हॉल के सिरे से उठी और अपना हाथ ऊपर उठाकर आगे बढ़ी। मैंने तुम्हें नहीं मारा एल्बस, एक धीमी आवाज आई। सम्मोहन टूट गया। धूल भरी आकृति में विस्फोट हो गया। आकृति गहरा भूरा बादल छोड़ गई। इस वजह से आगंतुक को पहचानना असंभव था। हैरी ने इस दौरान अपनी छड़ी तान ली। हिलना मत! वो मिसेस ब्लैक की तस्वीर को भूल गया था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मिसेस ब्लैक के सामने के पर्दे उड़कर खुल गए और वह चीखने लगी, बदसात और घटिया लोग मेरे मकान को गंदा कर रहे हैं। रॉन और हरमाइनी सीढ़ियों पर धड़धड़ाते हुए हैरी के पीछे आए। हैरी की तरह ही उनकी छड़ियां भी अनजान व्यक्ति की तरफ तनी थी, जिसने अब अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे। कुछ मत करना, मैं रीमस हूँ। ओह, भगवान का शुक्र है, हरमाइनी ने कमजोर अंदाज में कहा और अपनी छड़ी मिसेस ब्लैक की तरफ तान दी। एक धमाके के साथ पर्दे बंद हो गए और खामोशी छा गई। रॉन ने भी छड़ी नीचे कर ली, लेकिन हैरी ने नहीं की। अपनी पहचान बताओ, उसने चिल्लाकर कहा। ल्यूपिन लैंप की रोशनी में आगे आए और उनके हाथ अब भी समर्पण की मुद्रा में उठे हुए थे। मैं रीमस जॉन ल्यूपिन, नरभेड़िया हूँ, जिसे कई बार मूनी नाम से जाना जाता है। मैं हॉगवर्ट्स के नक्शे के 4 निर्माताओं में से एक हूँ। निम्फेडोरा का पति हूँ, जिसे आमतौर पर टोंक्स के नाम से जाना जाता है, और मैंने ही तुम्हें पितृदेव उत्पन्न करना सिखाया है, जो मृग का रूप लेता है। ओह ठीक है,
हैरी ने अपनी छड़ी नीचे करते हुए कहा। लेकिन मुझे जांच तो करनी थी, है ना? गुप्त कलाओं से रक्षा का तुम्हारा पूर्व शिक्षक होने के नाते मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम्हें जांच करनी चाहिए। रॉन, हर्माइनी, तुम्हें अपनी छड़ी इतनी जल्दी नीचे नहीं करनी चाहिए थी। वे सीढ़ियों से उनकी ओर भागे। ल्यूपिन मोटा काला यात्री चोगा पहने थे। वे थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन लोगों को देखकर खुश लग रहे थे। तो सिविरस का कोई नामो निशान नहीं है? उन्होंने पूछा। नहीं, हैरी ने कहा। क्या हो रहा है? सब लोग ठीक हैं? हाँ, ल्यूपिन ने कहा। लेकिन हम सभी पर नजर रखी जा रही है। बाहर चौक पे दो प्राणभक्षी खड़े हैं। हम जानते हैं। मुझे दरवाजे के बाहर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बहुत सटीकता से प्रकट होना पड़ा ताकि वे मुझे देख न लें। उन्हें मालूम नहीं है कि तुम यहाँ हो, वरना वे और लोगों को यहाँ बुला लेते। हैरी, वे लोग तुमसे जुड़ी हर जगह पर पहरा दे रहे हैं। आओ नीचे की मंजिल पर चलते हैं। मुझे तुम लोगों को बहुत सी बातें बतानी है, और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि शादी वाले दिन के बाद से तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। वे नीचे किचन में पहुंच गए, जहां हरमाइनी ने अंगीठी की तरफ अपनी छड़ी तानी। तत्काल आग जल गई। इस वजह से पत्थर की दीवारें आरामदेह दिखने लगी। आग की रोशनी लकड़ी की लंबी टेबल पर चमकने लगी। ल्यूपिन ने यात्री चोगे के भीतर से कुछ बटरबियर निकाली और वे सभी बैठ गए। मैं यहाँ 3 दिन पहले ही आ जाता, लेकिन एक प्राणपक्षी मेरे पीछे लगा था और मुझे उसे चकमा देना पड़ा, ल्यूपिन ने कहा। तो तुम लोग शादी के बाद सीधे यहाँ आ गए थे? नहीं, हैरी ने कहा। टोटेनहम कोर्ट रोड के एक कैफे में दो प्राणपक्षियों ने हमें घेर लिया था। उनसे पीछा छुड़ाने के बाद ही हम यहाँ आए। ल्यूपिन की ज्यादातर बटरबियर उनके चौके के सामने वाले हिस्से पर छलक गई। क्या? उन्होंने विस्तार से पूरी घटना सुनाई, जिसे सुनकर ल्यूपिन स्तब्ध रह गए। लेकिन उन लोगों ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे खोज लिया? किसी अंतर्ध्यान होने वाले का पता लगाना असंभव होता है, जब तक कि उसके गायब होते समय ही कोई उसे पकड़ न ले। और यह संभव नहीं लगता है कि उस वक्त टोटेनहम कोर्ट रोड पर यूं ही वे टहल रहे होंगे, है ना? हैरी ने कहा। हरमाइनी बोली। हम सोच रहे थे कि कहीं हैरी पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन तो नहीं है। असंभव, ल्यूपिन ने कहा। रॉन के चेहरे पर थोड़ा घमंड दिखने लगा और हैरी को बड़ी राहत महसूस हुई। बाकी चीजों के अलावा अगर उस पर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन होता तो उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाता कि हैरी यहाँ है ना? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें टोटेनहम कोर्ट रोड पर खोज कैसे लिया। यह चिंता की बात है, सचमुच चिंता की बात है। वे विचलित दिख रहे थे, लेकिन जहां तक हैरी का सवाल था, उसके लिए सवाल अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था। हमें बताएं कि हमारे जाने के बाद क्या क्या हुआ। रॉन के डैडी ने परिवार के सुरक्षित रहने की खबर भिजवाई थी, लेकिन उसके बाद से हमें कोई खबर नहीं मिली है। देखो, किंग्सले ने हमें बचा लिया, ल्यूपिन ने कहा। उसकी चेतावनी के कारण शादी में आए ज्यादातर मेहमान उन लोगों के आने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए थे। वे प्राणभक्षी थे या मंत्रालय के लोग? हरमाइनी ने बीच में पूछा। दोनों थे, लेकिन अब उसमें कोई फर्क नहीं बचा है, ल्यूपिन ने कहा। वे लगभग 1 दर्जन थे, लेकिन हैरी, उन लोगों को पता नहीं था कि तुम वहां हो। आर्थर ने एक अफवाह सुनी है कि उन्होंने स्क्रिमग्योर को मारने से पहले उन्हें यातना देकर तुम्हारा पता ठिकाना पूछने की कोशिश की थी। अगर यह सच है तो उसने तुम्हारा रहस्य नहीं उगला। हैरी ने रॉन और हरमाइनी की तरफ देखा। उसके मन में सदमे और कृतज्ञता का जो भाव था, वही उनके चेहरे पर भी दिख रहा था। उसे स्क्रिमग्योर कभी ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अगर ल्यूपिन की बात सच थी तो उस आदमी ने मरते मरते भी हैरी की जान बचाने की कोशिश की थी। प्राणपक्षियों ने रॉन के घर को ऊपर से नीचे तक छान मारा, ल्यूपिन ने आगे कहा। उन्हें पिशाच मिल गया, लेकिन वे उसके ज्यादा करीब नहीं गए, और उसके बाद जो मेहमान रह गए थे उनसे घंटों पूछताछ की। वे तुम्हारे बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, हैरी, लेकिन जाहिर है माया पंछी के समूह के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि तुम वहां थे। जब वे शादी को तहस नहस कर रहे थे, तभी दूसरे प्राणपक्षी देश भर में माया पंछी के समूह से संबंधित हर घर में घुस रहे थे। किसी की मौत नहीं हुई है। उन्होंने जल्दी से कह दिया ताकि कोई ये सवाल न पूछ ले, लेकिन उन्होंने ताकत का भरपूर दुरुपयोग किया। उन्होंने डिडलस डिकल के मकान को जला डाला, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, वो वहां नहीं था। इसके अलावा उन्होंने टोंक्स के परिवार पर पीड़ित शाप का इस्तेमाल किया। एक बार फिर वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वहां से तुम कहाँ गए थे। टोंक्स का परिवार बिल्कुल ठीक है। जाहिर है वे लोग सदमे में हैं, लेकिन ठीक है। प्राणपक्षियों ने इतने सारे रक्षात्मक संबंधों को पार कर लिया? हैरी ने पूछा, क्योंकि उसे याद आ गया था कि जिस रात वो टोंक्स के मम्मी डैडी के बगीचे में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस रात को सम्मोहन कितने असरदार थे। हैरी, तुम्हें यह याद रखना होगा कि अब प्राणभक्षियों के पीछे मंत्रालय की पूरी शक्ति है, ल्यूपिन बोले। उनके पास क्रूर सम्मोहन करने की शक्ति है और पहचाने जाने या गिरफ्तार होने का डर नहीं है। वे हमारे हर रक्षात्मक सम्मोहन में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं, और एक बार भीतर आ जाने के बाद उन्होंने खुलकर बता दिया कि वे क्यों आए थे।
वैसे वे लोगों को यातना देकर हैरी का पता ठिकाना उगलवाने के लिए क्या बहाना बना रहे हैं? हरमाइनी ने कहा और उसकी आवाज में थोड़ी चिढ़ साफ झलक रही थी। देखो, ल्यूपिन ने कहा। वे झिझके और फिर उन्होंने एक मुड़ा हुआ दैनिक जादूगर बाहर निकाला। यह लो। उन्होंने इसे टेबल के पार हैरी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें वैसे भी देर सवेर पता चल ही जाएगा। तुम्हारे पीछे पड़ने के लिए वे यह बहाना बना रहे हैं। हैरी ने अखबार को सीधा किया। सामने वाले पेज पर उसकी एक बड़ी तस्वीर छपी थी। इसके नीचे हेडलाइन थी, तलाश है एल्बस डंबलडोर की मौत के सिलसिले में पूछताछ के लिए। रॉन और हर्माइनी ने विद्रोह में आवाजें निकाली, लेकिन हैरी कुछ नहीं बोला। उसने अखबार को दूर सरका दिया। वो पूरा लेख नहीं पढ़ना चाहता था। वह जानता था कि उसमें क्या लिखा होगा। डंबलडोर की मौत के वक्त मीनार के ऊपर मौजूद लोग ही जानते थे कि उन्हें सचमुच किसने मारा था, और जैसा रीटा स्कीटर पहले ही जादूगर समुदाय को बता चुकी थी, डंबलडोर के गिरने के कुछ पल बाद ही हैरी को वहां से भागते हुए देखा गया था। मुझे अफसोस है हैरी, ल्यूपिन ने कहा। तो प्राण भक्षियों ने दैनिक जादूगर पर भी कब्जा कर लिया है? हरमाइनी ने गुस्से से पूछा। ल्यूपिन ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन निश्चित रूप से लोगों को एहसास होगा कि क्या हो रहा है। तख्ता पलट बहुत अच्छे ढंग से और बिल्कुल चुपचाप हुआ है, ल्यूपिन बोले। स्क्रिमग्योर की हत्या का आधिकारिक बयान यह है कि उसने इस्तीफा दे दिया है। उसकी जगह पर पायस थिकनेस को नियुक्त किया गया है, जो सम्मोहन शाप के वश में काम कर रहा है। वोल्डेमॉर्ट ने खुद को जादू मंत्री घोषित क्यों नहीं किया? रॉन ने पूछा। ल्यूपिन हंस दिए। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है रॉन, असली मंत्री तो वही है। लेकिन वो मंत्रालय में एक डेस्क के पीछे क्यों बैठे? उसकी कठपुतली यानी थिकनेस रोजमर्रा के काम संभाल रहा है, ताकि वोल्डेमॉर्ट को मंत्रालय के बाहर अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल सके। जाहिर है कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया है कि क्या हुआ है। पहले कुछ दिनों में मंत्रालय की नीति में इतना जबरदस्त बदलाव हुआ है और कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि जरूर इसके पीछे वोल्डेमॉर्ट का हाथ होगा। बहरहाल यही मुद्दे की बात है। वे बस कानाफूसी कर रहे हैं। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एक दूसरे पर भरोसा करके दिल की बात कह सके, क्योंकि वे ये नहीं जानते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए। वे इतने डरे हुए हैं कि उनके मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका शक सही हुआ तो उनके परिवारों को निशाना बनाया जाएगा। हाँ, वोल्डेमॉर्ट बहुत चतुराई भरा खेल खेल रहा है। वो खुद को मंत्री घोषित कर देता तो बगावत हो सकती थी। छिपे रहने से भ्रम, अनिश्चितता और डर पैदा हो गया है, हैरी ने कहा। अब मंत्रालय की नीति में जबरदस्त बदलाव यह हुआ है कि यह जादूगर दुनिया को वोल्डेमॉर्ट के बजाय मेरे खिलाफ चेतावनी देने लगा है। यह निश्चित रूप से इसका एक हिस्सा है, ल्यूपिन ने कहा, और यह बहुत बढ़िया चाल है। अब जब डंबलडोर मर चुके हैं तो तुम, वह लड़का जो जिंदा बच गया, निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट विद्रोही किसी भी मुहिम के प्रतीक और मुखिया बन जाते। लेकिन डंबलडोर की मौत में तुम्हारा हाथ होने की अफवाह उड़ाकर वोल्डेमॉर्ट ने न सिर्फ तुम पर इनाम रखवा दिया है, बल्कि तुम्हारा साथ देने वाले बहुत से लोगों के मन में शंका और डर के बीज बो दिए हैं। इस दौरान मंत्रालय ने मगलू परिवार के जादूगरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। ल्यूपिन ने दैनिक जादूगर की ओर इशारा किया। पृष्ठ 2 पर देखो। हरमाइनी ने लगभग उतनी ही हिकारत से पन्ने पलटे जितनी हिकारत से सबसे शैतानी जादू के रहस्य पुस्तक के पलटे थे। मगलू जादूगर जन पंजी, उन्होंने जोर से कहा। जादू मंत्रालय पता लगाने के लिए तथाकथित मगलू परिवारों के जादूगरों का सर्वेक्षण कर रहा है कि उन्हें जादुई रहस्यों की जानकारी कैसे हुई। रहस्य विभाग के एक ताजा शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जादू अगली पीढ़ी तक सिर्फ तभी पहुंच सकता है जब जादूगर संतान पैदा करें। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शुद्ध खून का जादूगर आपका वंशज नहीं है तो यह माना जाएगा कि तथाकथित मगलू परिवार में पैदा जादूगर ने चोरी या बल प्रयोग से जादुई शक्ति हासिल की है। मंत्रालय जादुई शक्ति के ऐसे घुसपैठियों का समूल विनाश करने के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से इसने तथाकथित मगलू परिवार के हर जादूगर को नवनियुक्त मगलू परिवार जन्म पंजीकरण आयोग के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया है। लोग ऐसा नहीं होने देंगे, रॉन ने कहा। ऐसा हो रहा है रॉन, ल्यूपिन बोले। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं इस समय भी मगलू परिवार में पैदा जादूगरों की धरपकड़ चल रही है। लेकिन कोई जादू चुरा कैसे सकता है? रॉन ने कहा। यह तो पागलपन है। अगर जादू को चुराया जा सकता तो कोई नकारा नहीं होता, है ना? मैं जानता हूँ, ल्यूपिन ने कहा। बहरहाल जब तक कोई यह साबित न कर सके कि उसका कम से कम एक करीबी जादूगर रिश्तेदार है, तब तक यह माना जाएगा कि उसने अपनी जादुई शक्ति गैर कानूनी ढंग से हासिल की है और उसे सजा भुगतनी होगी। रॉन ने हरमाइनी पर नजर डाल के कहा। अगर शुद्ध खून वाले और संकर जादू वाले जादूगर कसम खाएं कि मगलू परिवार में पैदा जादूगर उनके परिवार का हिस्सा है तो क्या होगा? मैं सबके सामने कहूंगा कि हरमाइनी मेरी कजन है। हरमाइनी ने रॉन के हाथ पर हाथ रखकर उसे दबा दिया। शुक्रिया रॉन, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी।
तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, रॉन ने आवेश में कहा और उसका हाथ दबा दिया। मैं तुम्हें अपना वंश वृक्ष रटा दूंगा ताकि तुम इससे संबंधित किसी भी सवाल का जवाब दे सको। हरमाइनी ने कपकपाती हंसी निकाली। रॉन, जब हम हैरी पॉटर के साथ भाग रहे हैं, जिसकी पूरे देश में जोर शोर से तलाश हो रही है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं स्कूल लौट रही होती तो मामला अलग होता। वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स के लिए क्या योजना बना रहा है? उसने ल्यूपिन से पूछा। अब हर जादूगर और जादूगरनी के लिए हॉगवर्ट्स में पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, उन्होंने जवाब दिया। यह घोषणा कल ही हुई है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है क्योंकि ऐसा करना पहले कभी अनिवार्य नहीं था। जाहिर है ब्रिटेन का लगभग हर जादूगर और जादूगरनी हॉगवर्ट्स में ही पढ़ता है, लेकिन अब तक उनके माता पिता को यह हक था कि अगर वे चाहें तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़वा सकते हैं। इस तरह हर जादूगर बहुत कम उम्र में ही वोल्डेमॉर्ट की नजरों में रहेगा। इसके अलावा ये मगलू परिवारों में पैदा जादूगरों को बाहर रखने का एक और तरीका है, क्योंकि दाखिले के समय विद्यार्थियों को खून का दर्जा दिया जाएगा, जिसका मतलब यह है कि इन विद्यार्थियों ने मंत्रालय के सामने साबित कर दिया होगा कि वे जादूगर परिवार के हैं। हैरी निराश और नाराज महसूस करने लगा। इस पल 11 साल के रोमांचित लड़के लड़कियां जादू की नई खरीदी ढेरों पुस्तकें पढ़ रहे होंगे और उन्हें यह एहसास भी नहीं होगा कि वे हॉगवर्ट्स को कभी नहीं देख पाएंगे, शायद अपने परिवारों को भी दोबारा नहीं देख पाएंगे। यह तो वो बुदबुदाया और ऐसे शब्द खोजने की कोशिश करने लगा जो उसके विचारों की दहशत को सही तरह से व्यक्त कर सके। लेकिन ल्यूपिन धीरे से बोले, मैं जानता हूँ। ल्यूपिन झिझके। हैरी, अगर तुम इस बात की पुष्टि न भी कर सको तो भी मैं समझ जाऊंगा, लेकिन माया पंछी के समूह को लगता है कि डंबलडोर तुम्हें कोई काम सौंप कर गए हैं। हाँ, हैरी ने जवाब दिया। रॉन और हरमाइनी भी इसमें शामिल है और वे मेरे साथ जा रहे हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह काम क्या है? हैरी ने असमय झुर्रीदार हुए चेहरे और सफेद बालों को देखा। उसने सोचा कि काश वो कोई और जवाब दे पाता। रीमस, मुझे अफसोस है लेकिन मैं नहीं बता सकता। अगर डंबलडोर ने आपको नहीं बताया है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी बताना चाहिए। मुझे लग रहा था कि तुम यही कहोगे, ल्यूपिन निराश होकर बोले। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जानते हो कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं सुरक्षा देने के लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम मुझे यह मत बताना कि तुम क्या करने वाले हो। हैरी झिझका। यह बहुत लुभावना प्रस्ताव था। हालांकि वह यह कल्पना नहीं कर पाया कि अगर ल्यूपिन सारे समय साथ रहेंगे तो वे अपने गुप्त अभियान को उनसे कैसे छिपा पाएंगे। बहरहाल हरमाइनी हैरान दिखने लगी। उसने पूछा, लेकिन टोंक्स का क्या होगा? उसका क्या होना है? ल्यूपिन ने कहा। देखिए, हरमाइनी त्योरी चढ़ाकर बोली, आप शादीशुदा हैं। अगर आप हमारे साथ चले गए तो उसे कैसा लगेगा? टोंक्स बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, ल्यूपिन ने कहा। वो अपने माता पिता के घर रहेगी। ल्यूपिन की आवाज में कुछ अजीब था, लगभग ठंडापन। टोंक्स का उसके माता पिता के घर पर छिपे रहने का विचार भी थोड़ा अजीब था। आखिरकार वह मायापंछी के समूह की सदस्य थी और जहां तक हैरी जानता था, खतरों से जूझना पसंद करती थी। रीमस, हरमाइनी ने कहा, क्या सब कुछ ठीक है? मेरा मतलब है आपके और टोंक्स के बीच। सब कुछ ठीक है, धन्यवाद, ल्यूपिन ने चिढ़कर कहा। हरमाइनी का चेहरा गुलाबी हो गया। एक बार फिर खामोशी छा गई, थोड़ी अजीब और संकोच भरी। इसके बाद ल्यूपिन इस तरह बोले जैसे कोई बुरी बात बोल रहे हो। टोंक्स को बच्चा होने वाला है। ओह, यह तो कितनी बढ़िया बात है, हरमाइनी ने कहा। रॉन उत्साह से बोला, बहुत बढ़िया। बधाइयाँ, हैरी ने कहा। ल्यूपिन के चेहरे पर नकली मुस्कान आ गई, हालांकि यह दर्द भरी लग रही थी। फिर वे बोले, तो क्या तुम्हें मेरा प्रस्ताव मंजूर है? क्या हम 3 से 4 हो जाएंगे? मुझे लगता है कि डंबलडोर को यह अच्छा लगता। आखिर उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारा गुप्त विद्याओं से रक्षा का टीचर नियुक्त किया था। इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बता दूं, मुझे यकीन है कि हम ऐसे जादू का सामना कर रहे हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोगों का न तो आज तक सामना हुआ है, न ही हमने उसकी कल्पना की है। रॉन और हरमाइनी दोनों ने ही हैरी को देखा। बस जरा समझ लूं, उसने कहा। आप टोंक्स को उसके माता पिता के घर छोड़कर हमारे साथ चलना चाहते हैं? वह वहां बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, वे उसकी देखभाल करेंगे, ल्यूपिन बोले। वे उदासीनता के साथ जैसे अंतिम फैसला सुना रहे हो। हैरी, मुझे यकीन है जेम्स भी यही चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। देखिए, हैरी ने धीरे से कहा, मुझे इतना यकीन नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे डैडी ये जानना चाहते कि आप दरअसल अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हैं। ल्यूपिन के चेहरे का रंग उड़ गया। किचन का पारा जैसे 10 डिग्री कम हो गया था। रॉन ने कमरे में चारों तरफ घूरा, जैसे उसे वहां रखी सारी चीजों के नाम याद करने को कहा गया हो। हरमाइनी की निगाह भी हैरी को तो कभी ल्यूपिन की तरफ होती रही। तुम समझते नहीं हो, ल्यूपिन ने आखिरकार कहा। तो फिर समझा दें, हैरी ने कहा।
ल्यूपिन ने थूक गटका। मैंने मैंने टोंग से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं इसके परिणाम जानता था और तब से ही मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अब समझ में आया, हैरी ने कहा। तो आप उससे और बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए हमारे साथ भागना चाहते हैं? ल्यूपिन तेजी से खड़े हो गए। उनकी कुर्सी पीछे की तरफ उलट गई और उन्होंने इतने खूंखार अंदाज में उसे घूरा कि हैरी को पहली बार उनके इंसानी चेहरे पर भेड़िए की झलक दिखी। क्या तुम ये समझ नहीं रहे हो कि मैंने अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे के साथ क्या किया है? मुझे उससे कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने उसे अछूत बना दिया है। ल्यूपिन ने उस कुर्सी को लात मारकर एक तरफ हटाया जिसे उन्होंने अभी अभी गिराया था। तुमने मुझे हमेशा सिर्फ मायापंछी के समूह में या फिर हॉगवर्ट्स में डंबलडोर के संरक्षण में देखा है। तुम जानते भी नहीं हो कि ज्यादातर जादूगर मेरे जैसे प्राणियों को किस तरह देखते हैं। जब उन्हें मेरे बारे में पता चलता है तो वे मुझसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किया है? यहाँ तक कि उसका परिवार भी हमारी शादी से चिढ़ा हुआ है। कौन माता पिता चाहेंगे कि उनकी इकलौती बेटी किसी नर भेड़िए से शादी करे? और बच्चा बच्चा ल्यूपिन ने अपने बाल पकड़ लिए। वे बिल्कुल पागल लग रहे थे। मेरे जैसे लोगों को आमतौर पर बच्चे नहीं होते हैं। मुझे यकीन है कि वो बच्चा मेरे जैसा ही होगा। मैं खुद को कैसे माफ कर सकता हूँ जब मैंने जानते बूझते हुए एक मासूम बच्चे को नरभेड़िया बनाने का जोखिम लिया। और अगर किसी चमत्कार से वो मेरे जैसा न भी हुआ तब भी कोई खुशी की बात नहीं है। उसे ऐसे पिता पर हमेशा शर्म आएगी। इससे 100 गुना अच्छा तो यह होता कि उसका कोई पिता ही नहीं होता। रीमस, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली और उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा मत कहो। किस बच्चे को तुम पर शर्म आ सकती है? ओह, मैं नहीं जानता हरमाइनी, हैरी ने कहा। मुझे तो इन पर बहुत शर्म आती। हैरी नहीं जानता था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा था, लेकिन इसके कारण अब वह भी खड़ा हो गया। ल्यूपिन ऐसे दिख रहे थे जैसे हैरी ने उन्हें मार दिया हो। हैरी ने कहा, अगर नई सरकार मगलू परिवारों के जादूगरों को बुरा मानती है तो यह उस अर्ध नर भेड़िए के साथ क्या करेगी जिसका पिता मायापंछी के समूह में हो? मेरे डैडी ने मेरी मम्मी और मेरी रक्षा करने की कोशिश में अपनी जान दी थी। आपको क्या लगता है वे आपको यह सलाह देते कि आप अपने बच्चे को छोड़कर हमारे साथ रोमांचक अभियान पर जाए? तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ल्यूपिन ने कहा। यह जोखिम या व्यक्तिगत शोहरत की हसरत नहीं है। इस तरह की बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा ही जोखिम लेने के मूड में हैं, हैरी ने कहा। आप सीरियस की तरह कदम उठाना चाहते हैं? हैरी, नहीं, हरमाइनी ने उससे विनती की, लेकिन वह ल्यूपिन के आग बबूला चेहरे को घूरता रहा। मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं होता, हैरी ने कहा। जिस आदमी ने मुझे दमपिशाचों से लड़ना सिखाया था वह बुज़दिल है। ल्यूपिन ने इतनी तेजी से छड़ी निकाली कि हैरी का हाथ मुश्किल से अपनी छड़ी तक पहुंच पाया। एक जोरदार धमाका हुआ और वह पीछे की तरफ उड़ने लगा जैसे उसे जमकर मुक्का मार दिया गया हो। वो धड़ाम से किचन की दीवार से टकराया और फर्श पर गिर गया। उसने ल्यूपिन के चोगे की आखिरी झलक को दरवाजे के पार ओझल होते देखा। रीमस, रीमस लौट आओ, हरमाइनी चिल्लाई, लेकिन ल्यूपिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक पल बाद उन्हें सामने वाले दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की आवाज सुनाई दी। हैरी, हरमाइनी ने सुबकते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? यह आसान था, हैरी ने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया। जहां उसका सिर दीवार से टकराया था वहां घूमड़ उठने लगा था। वो अब भी गुस्से के मारे कांप रहा था। मेरी तरफ इस तरफ मत देखो, उसने हरमाइनी को झिड़कते हुए कहा। अब तुम उस पर शुरू मत होना, रोन गुर्राया। नहीं, नहीं, हमें लड़ना नहीं चाहिए, हरमाइनी ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। तुम्हें ल्यूपिन से यह नहीं कहना चाहिए था, रॉन ने हैरी से कहा। वे इसी लायक थे, हैरी ने कहा। टूटी छवियां उसके दिमाग में सरपट भाग रही थी। सीरियस पर्दे में से गिर रहा था। डंबलडोर बीच हवा में लटके हुए थे। हरी रोशनी की एक चमक और उसकी माँ की रहम की भीख मांगती आवाज। हैरी ने कहा, माता पिताओं को अपने बच्चों को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि उन्हें ऐसा करना ही ना पड़े। हैरी, हरमाइनी ने सांत्वना देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वह उसे झटक कर दूर चला गया। उसकी आंखें हरमाइनी की जलाई आग पर टिकी थी। उसने एक बार इसी अंगीठी में से ल्यूपिन से बातचीत की थी। उस वक्त वह जेम्स के बारे में तसल्ली करना चाहता था और ल्यूपिन ने उसे तसल्ली दी थी। अब ल्यूपिन का यातना भरा सफेद चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसे पछतावा होने लगा। रॉन या हरमाइनी कुछ नहीं बोले, लेकिन हैरी को यकीन था कि उसकी पीठ के पीछे वे एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे और खामोशी से इशारों इशारों में बात कर रहे होंगे। वह मुड़ा और उसने देखा कि वे दोनों जल्दी से एक दूसरे पर से अपनी नजरें हटा रहे थे। मैं जानता हूँ मुझे उन्हें बुज़दिल नहीं कहना चाहिए था,
हाँ, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, रॉन ने तत्काल कहा। लेकिन वे बुज़दिल जैसी हरकत कर रहे थे। फिर भी, हरमाइनी ने कहा। मैं जानता हूँ, हैरी ने कहा, लेकिन अगर इसकी वजह से वे टोंक्स के पास वापस लौट जाते हैं, तो यह अच्छा ही होगा, है ना? वह चाहते हुए भी अपनी आवाज में आग्रह के अंदाज को हटा नहीं पाया। हरमाइनी सहानुभूतिपूर्ण दिख रही थी और रॉन अनिश्चित। हैरी अपने पैरों की तरफ देखते हुए अपने डैडी के बारे में सोचने लगा। क्या जेम्स हैरी का पक्ष लेते कि उसने ल्यूपिन से सही कहा था, या फिर वे इस बात पर गुस्सा होते कि उनके बेटे ने उनके पुराने दोस्त के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था? खामोश किचन में कुछ समय पहले के वाक्य का सदमा और रॉन तथा हरमाइनी के अनबोले ताने गूंज रहे थे। ल्यूपिन का लाया दैनिक जादूगर अब भी टेबल पर पड़ा था और सामने वाले पन्ने से हैरी का चेहरा फर्श को ताक रहा था। वह उसकी ओर चलकर गया और बैठ गया। उसने यूं ही अखबार के पन्ने खोले और उसे पढ़ने का नाटक करने लगा। वह शब्दों को समझ नहीं पाया। उसका दिमाग अब भी ल्यूपिन के साथ हुई मुठभेड़ को याद कर रहा था। उसे यकीन था कि दैनिक जादूगर के दूसरी ओर रॉन और हरमाइनी फिर से इशारों इशारों में बातें कर रहे होंगे। उसने एक पन्ने को जोर से पलटा। तत्काल डंबलडोर का नाम उसकी आंखों के सामने आ गया। एक दो पल बाद उसे उस तस्वीर का मतलब समझ में आया, जिसमें एक परिवार दिख रहा था। फोटो के नीचे ये शब्द थे, डंबलडोर परिवार, बाएं से दाएं, एल्बस, नवजात एरियाना को थामे पर्सिवल, कैंड्रा और एबरफोर्थ। हैरी ने फोटो को गौर से देखा। डंबलडोर के पिता पर्सिवल अच्छे दिखते थे। उनकी आंखें इतने पुराने फोटो में भी चमक रही थी। बच्ची एरियाना ब्रेड से कुछ ही बड़ी दिख रही थी और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता था। माँ कैंड्रा के बिल्कुल काले बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे। उनका चेहरा जैसे सांचे में ढला था। हालांकि उन्होंने ऊंचे गले वाला रेशमी गाउन पहन रखा था, लेकिन हैरी ने जब उन काली आंखों, गाल की उभरी हड्डियों और सीधी नाक को देखा, तो उसे अमेरिका के मूल निवासियों की याद आ गई। एल्बस और एबरफोर्ड जालीदार कॉलर वाली एक जैसी जैकेट पहने थे। उन दोनों की हेयर स्टाइल एक सी थी और उनके बाल कंधे तक लंबे थे। एल्बस कुछ साल बड़े थे, लेकिन इसके अलावा दोनों लड़के काफी हद तक एक से दिखते थे। यह तब की बात थी जब एल्बस की नाक नहीं टूटी थी और उन्होंने चश्मा पहनना शुरू नहीं किया था। परिवार काफी खुश और सामान्य दिख रहा था तथा अखबार में शांतिपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था। बच्ची एरियाना शॉल में से हाथ हिला रही थी। हैरी ने तस्वीर के ऊपर देखा। वहां पर यह हेडलाइन थी, एल्बस डंबलडोर की शीघ्र प्रकाशित होने वाली जीवनी के अंश, लेखिका रीटा स्कीटर। हैरी ने सोचा कि उसे इस वक्त जितना बुरा लग रहा था, इससे ज्यादा बुरा किसी बात से नहीं लग सकता, इसलिए वह इसे पढ़ने लगा। अपने पति पर्सिवल की चर्चित गिरफ्तारी और अज़्काबान में कैद के बाद घमंडी और गर्वीली कैंड्रा डंबलडोर मोल्ड ऑन दी वर्ल्ड में रहना गवारा नहीं कर पाई। इसलिए उसने परिवार की जड़ें उखाड़कर उन्हें गॉड्रिक्स हॉलो में जमाने का फैसला किया। यह वही गांव था जो बाद में तुम जानते हो कौन के हाथों हैरी पॉटर के बचने के कारण मशहूर हुआ। मोल्ड ऑन द वर्ल्ड की तरह ही गॉड्रिक्स हॉलो में भी बहुत से जादूगर परिवार रहते थे। कैंड्रा उनमें से किसी को नहीं जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ उसे अपने पति के अपराध के बारे में लोगों की जिज्ञासा नहीं झेलनी पड़ेगी, जिसका सामना उसने अपने पुराने गांव में किया था। यही वजह थी कि उसने अपने नए जादूगर पड़ोसियों के दोस्ती के आग्रह ठुकरा दिए और अपने परिवार को सबसे अलग थलग रखा। जब मैं घर पर बने कढ़ाई केक लेकर नए परिवार का स्वागत करने गई, तो उसने मेरे चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। बेथिल्डा बैकशॉट कहती हैं, पहले साल मुझे सिर्फ दोनों लड़के ही दिखे। अगर मैं जाड़े की आधी रात में चांदनी में जड़ी बूटी तोड़ने नहीं गई होती, तो मुझे कभी पता ही नहीं होता कि उनके घर में एक बेटी भी थी। उस वक्त मैंने देखा कि कैंड्रा पीछे वाले बगीचे में एरियाना को घुमा रही थी। कसकर हाथ पकड़कर उसने उसे लॉन का एक चक्कर लगवाया और फिर दोबारा भीतर ले गई। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आया। ऐसा लगता है कि कैंड्रा के हिसाब से गॉड्रिक्स हॉलो आने वाले का कदम एरियाना को हमेशा के लिए छिपाने का आदर्श अवसर था, जिसकी वह शायद बरसों से योजना बना रही थी। इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। एरियाना को तब छिपाया गया जब उसकी उम्र बमुश्किल 7 बरस थी। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी में जादू होता है तो यह 7 साल की उम्र में ही प्रकट होने लगता है। किसी को भी यह याद नहीं है कि एरियाना ने कभी जादुई योग्यता का हल्का सा भी चिन्ह दिखाया हो। इसलिए यह स्पष्ट है कि कैंड्रा ने अपने बेटी के अस्तित्व को छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि अगर लोगों को यह पता चल जाता कि उसने एक नकारा को जन्म दिया है, तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। जाहिर है, एरियाना को जानने वाले दोस्तों और पड़ोसियों से दूर पहुंचने पर उसे कैद करके रखना ज्यादा आसान हो गया। कैंड्रा को भरोसा था कि एरियाना को जानने वाले मुट्ठी भर लोग इस रहस्य को कायम रखेंगे, जिनमें उसके दोनों भाई शामिल थे। यह दोनों भाई किसी भी तरह के अजीब सवाल के जवाब में अपनी माँ की सिखाई बात दोहराते थे। मेरी बहन इतनी कमजोर है कि स्कूल नहीं जा सकती।
अगले सप्ताह एल्बस डम्बलडोर हॉगवर्ट्स में पुरस्कार और नाटक। हैरी ने गलत सोचा था। उसने जो पढ़ा था उससे वह दरअसल पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस करने लगा। उसने खुशहाल परिवार की तस्वीर देखी। क्या यह सच था? वह कैसे पता लगाए? वो गॉडेक्स हॉलो जाना चाहता था, भले ही बेथिल्डा उससे बात करने की हालत में ना हो। वो उस जगह जाना चाहता था जहां उसने और डंबलडोर ने अपने प्रियजनों को खोया था। वो अखबार नीचे करके रॉन और हर्माइनी की राय पूछना चाहता था। तभी किचन में जोरदार खट की आवाज गूंजी। 3 दिनों में पहली बार हैरी क्रीचर के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। उसका पहला विचार यह था कि शायद ल्यूपिन कमरे में दोबारा आ गए थे, और एक पल के लिए वह गुत्थम गुत्था अंगों को पहचान नहीं पाया जो हवा में से सीधे उसकी कुर्सी के पास प्रकट हुए थे। हैरी जल्दी से खड़ा हो गया जब क्रीचर ने खुद को पकड़ से छुड़ाया और हैरी को सलाम करके टर्राती आवाज में बोला, मालिक, क्रीचर चोर मंडगस फ्लेचर को ले आया है। मंडगस ने उठकर अपनी छड़ी निकाली। बहरहाल हरमाइनी उससे ज्यादा तेज निकली। निरस्त्र भव। मंडगस की छड़ी हवा में उड़ी और हरमाइनी ने उसे पकड़ लिया। आंखें फाड़ कर मंडगस ने सीढ़ियों की तरफ छलांग लगा दी। रॉन ने टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया और मंडगस धड़ाम की जोरदार आवाज के साथ पत्थर के फर्श पर गिर गया। क्या? वह बिलबिलाया और रॉन की पकड़ से छूटने की कोशिश में कसमसाया। मैंने क्या किया है? इस घटिया घरेलू जिनको मेरे पीछे क्यों लगाया है? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने क्या है? मुझे जाने दो, वरना तुम धमकियां देने की स्थिति में नहीं हो, हैरी ने कहा। उसने अखबार एक तरफ फेंक दिया, कुछ ही कदमों में किचन को पार किया और मन्नगस के पास घुटनों के बल बैठ गया, जिसने जूझना छोड़ दिया और आतंकित दिखने लगा। रॉन हाफता हुआ उठकर खड़ा हो गया और उसे देखने लगा जब हैरी ने अपनी छड़ी जानबूझकर मन्नगस की नाक पर तानी। मन्नगस के पास से पसीने और तंबाकू के धुएं की बदबू आ रही थी। उसके बाल गंदे और दुशाले दागदार थे। मालिक, इस चोर को लाने में हुई देर के लिए क्रीचर माफी चाहता है, जिन्न बोला। फ्लेचर बचने में माहिर है। उसके छिपने के कई ठिकाने और साथी है। बहरहाल क्रीचर ने आखिरकार चोर को पकड़ ही लिया। तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है क्रीचर, हैरी ने कहा और जिन ने सलाम किया। देखो, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, हैरी ने मंडगस से कहा, जो तत्काल चिल्लाया। मैं दहशत में आ गया था। ठीक है, मैं कभी भी साथ नहीं आना चाहता था। बुरा मत मानना दोस्त, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे लिए जान देने के लिए हाँ नहीं की थी। तुम जानते हो कौन मेरी तरफ उड़कर आ रहा था। ऐसे में कोई भी वहां से भाग जाता। मैंने हमेशा कहा था कि मैं काम नहीं करना चाहता। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दी कि हम में से कोई और अंतर्ध्यान नहीं हुआ था, हरमाइनी बोली। देखो, तुम लोग हीरो हो, है ना? लेकिन मैंने कभी नाटक नहीं किया कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इस बात में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने बावरिन का साथ क्यों छोड़ दिया, हैरी ने अपनी छड़ी मन्नगस की फूली लाल आंखों के ज्यादा करीब ले जाते हुए कहा। हम पहले से ही जानते हैं कि तुम अविश्वसनीय घटिया आदमी हो। तो फिर इस घरेलू जुन को मेरे पीछे क्यों लगाया? कहीं उन प्यालों के कारण तो नहीं? मेरे पास अब एक भी नहीं बचा है, वरना मैं तुम्हें लौटा देता। यह प्यालों के बारे में नहीं है, हालांकि तुम मुद्दे के करीब आ रहे हो, हैरी ने कहा। चुप रहो और सुनो। उसे ऐसा काम करना अद्भुत लग रहा था जिससे वो थोड़ी सी सच्चाई जानने की कोशिश कर सके। हैरी की छड़ी अब मंडगस की नाक के जोड़ के इतने करीब थी कि मंडगस को इसकी तरफ देखने के लिए महंगा होना पड़ रहा था। जब तुमने इस घर की हर कीमती चीज बटोर ली, हैरी ने कहना शुरू किया, लेकिन मंडगस ने बीच में ही उसकी बात काट दी। सीरियस को इस कचरे की जरा भी परवाह नहीं थी। भागते कदमों की आवाज आई, चमकते तांबे की झलक दिखी, धम की आवाज गूंजी और दर्द भरी चीख निकली। क्रीचर भागकर मन्नगस के पास आ गया था और उसने मन्नगस के सिर पर एक पतीला दे मारा था। उसे हटा लो, उसे हटा लो, उसे तो ताले में बंद रखना चाहिए। मंडगस चीखा और झुक गया जब क्रीचर ने भारी तली वाला बर्तन दोबारा उठाया। क्रीचर, मत करो, हैरी चिल्लाया। क्रीचर की दुबली बाहें बर्तन के वजन से कांपी, जिसे उसने अब भी हवा में उठा रखा था। बस एक बार और मालिक, खुशकिस्मती के लिए। रॉन हंसने लगा। हैरी बोला, हमें उसे होश में रखना है क्रीचर, लेकिन अगर उसका मुंह खुलवाने के लिए जरूरत पड़ी तो तुम एक बार फिर यह काम कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, क्रीचर ने सलाम करते हुए कहा और थोड़ी पीछे हट गया। उसकी बड़ी बड़ी पीली आंखें अब भी हिकारत से मन्नगस पर जमी थी। जब तुमने इस घर का हर कीमती चीज बटोर ली, हैरी एक बार फिर बोलने लगा, तब तुमने किचन की अलमारी से बहुत सा सामान उठाया था। वहां एक लॉकेट था। हैरी का मुंह अचानक सूख गया। उसे रॉन और हर्माइनी के तनाव व रोमांच का भी एहसास था। तुमने उसका क्या किया? क्या? मंडगस ने पूछा। क्या वो कीमती था? तुम्हारे पास वह अब भी है, हर्माइनी चिल्लाई।
नहीं, इसके पास नहीं है, रॉन ने समझदारी से कहा। यह सोच रहा है कि क्या उसे इसके ज्यादा पैसे मांगने चाहिए थे। ज्यादा? मंडगस ने कहा। सवाल ही नहीं उठता। उसे मुफ्त में देना पड़ा है ना, कोई रास्ता ही नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं छूमंतर गली में सामान बेच रहा था, तभी एक औरत ने मेरे पास आकर पूछा कि क्या मेरे पास जादुई सामान बेचने का लाइसेंस है। जासूस कहीं की, वह मुझ पर जुर्माना करने वाली थी, लेकिन लॉकेट पर उसका दिल आ गया। उसने मुझसे कहा कि वह उसे लेकर मुझे छोड़ देगी और मुझे खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए। वह औरत कौन थी? हरमाइनी ने पूछा। मुझे नहीं पता, कोई मंत्रालय की खूसट औरत थी। मन्नगस ने एक पल के लिए सोचा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। नाटी थी, उसके सिर के ऊपर एक बो लगा था। उसने त्योरियां चढ़ाकर आगे कहा, मेंढकी जैसी दिखती थी। हैरी के हाथ से छड़ी छूट गई और मंडगस की नाक से टकराई। लाल चिंगारियां निकलने से मंडगस की बोहों में आग लग गई। जलधारा! हरमाइनी चीखी। उसकी छड़ी से पानी की धारा निकली, जिसने थूक उड़ाते और पानी गटकाते मंडगस को तरबतर कर दिया। हैरी ने नजरें उठाकर देखा। उसकी ही तरह रॉन और हरमाइनी के चेहरे पर भी सदमा दिख रहा था। उसके दाएं हाथ के पीछे के निशान में एक बार फिर सुरसुरी होने लगी थी।